रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। आज की वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो मुकम्मल देखा करें, पसंद आए तो लाइक किया करें। अगर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करना चाहते हैं तो दिल खोल के कीजिए। आपके ताउन का भरपूर शुक्रिया। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो वीडियोस देखते हैं, जितने भी हैं, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आप अपना ताउन जारी रखेंगे। कुछ मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया और नए आने वालों को भी नहायत खुशामदीद। आज एक बहुत खौफनाक वीडियो, चुड़ैल का चेला। ये कहानी 1960-70 की दिहाई की है और आजकल के बच्चे जब अपने ननिहाल जाते हैं छुट्टियों में, तो नवीद साहब जब अपने ननिहाल गए तो वहाँ पे उन्हें ये खौफनाक किस्सा सुनने को मिला जो उनके नाना जान ने अपनी नौजवानी के दौर में अपने एक दोस्त के बारे में बताया। उनके मुताबिक ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और बहुत खौफनाक वाक़या है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाला है। बराए मेहरबानी कहानी मुकम्मल सुनिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मेरा नाम नवीद है और मैं शेखुपुरा का रिहायशी हूँ, जबकि मेरे नाना नानी लाहौर शहर में रहते हैं। हम गर्मियों की छुट्टियां अमूमन उन्हीं के पास गुजारने जाया करते हैं। मेरी वालदा, मैं और मेरे तीनों बहन भाई, हम इस दफ़ा भी गर्मियों की छुट्टियों में बहुत एक्साइटेड थे और अपने नाना नानी के यहाँ चले गए। हम जब भी जाते थे हमें वहाँ बहुत सारा प्यार मिला करता था। नाना नानी हमारे ऊपर जान निछावर करते थे। ये बात हकीकत है कि अपनी औलाद की औलाद शायद अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारी लगती है। खैर, इस दफ़ा जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमारी खूब आओ भगत हुई। रात का टाइम हुआ तो हम सब नाना नानी के इर्द गिर्द बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अम्मी और नानी दूसरे कमरे में उठ के चली गईं। माँ बेटी की आपस में बातें होती हैं। खैर, हम नाना जान के इर्द गिर्द बैठ गए। नाना जान हमें बहुत सारी खाने की चीज़ें दिया करते थे और मुख्तलिफ़ किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। मैंने जैसे ही नानी और वालदा उठी कहा, नाना जान आज हमें कोई सच्चा वाक़या सुनाएं अगर आपके पास है। नाना थोड़ी देर के लिए एक गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, एक किस्सा है, ये हकीकत है। किस्सा तो मैं आपको बहुत पहले ही सुना देता, लेकिन है बहुत खौफनाक और इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ, क्योंकि इस किस्से में कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो शायद आपके बच्चों की ज़िंदगी में गहरे असरात छोड़ें। मैंने फ़ौरन तजस्सुस से पूछा, नाना जान ऐसी क्या बात है? नाना ने कहा, बेटा ये मेरी नौजवानी की बात है। सन 65-70 का वाक़या है। जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, एक उसके कुछ अरसा बाद की बात है। मेरा एक पुराना दोस्त हुआ करता था। ये उसके कारनामे हैं जो उसने सारे अंजाम दिए, जिसने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब किया और अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली। मैं तजस्सुस से भरपूर नाना की जानिब देख रहा था और साथ ही मेरे बहन भाई। हमने यक ज़ुबान होकर कहा, नाना जान हम ये किस्सा ज़रूर सुनना चाहेंगे, बराए मेहरबानी हमें बताइए। नाना जान ने कहा, ठीक है तो फिर सुनो, लेकिन इससे पहले कूलर चला दो ताकि ठंडी हवा साथ साथ आती रहे, तुम्हें गर्मी का एहसास ना हो। मैं फ़ौरन उठा। एयर कूलर जिसमें पानी भरा हुआ था मैंने फ़ौरन से चला दिया। ठंडी हवा के झोंके आना शुरू हो गए। नाना जान ने अपना हुक्का संभाला और साथ ही कहानी सुनाना शुरू कर दी। नाना बोले, हम 3 दोस्त हमेशा साथ पढ़े लिखे, साथ बड़े हुए, साथ ही सब कुछ किया, खेल कूद और शरारतें। दोनों दोस्त अहमद और जवाद। इनमें जो जवाद था वो थोड़ा सा इस्लामी सोच का बंदा था और मदरसे की तालीम भी हासिल कर चुका था और वक्त के साथ साथ वो कभी कभार मदरसे भी जाया करता था। यहाँ पे लाहौर में एक पुराना मदरसा हुआ करता था जो बाद उसकी बिल्डिंग इतनी खस्ता हो गई कि उसको वहाँ पे बंद करके उस मदरसे के तालिब इल्म को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया और हमेशा के लिए उस मदरसे को बंद कर दिया गया। जवाद का शौक़ कुछ और चीज़ों में भी था। उसको सफली इल्म सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब भी हमारे पास बैठता, चुड़ैल भूतों जिन्नात की बातें और किस्से छेड़ देता। हम उसकी बातें सुन सुन के हंसते रहते, लेकिन वो तजस्सुस से हमारी जानिब देखता और कहता, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। एक दिन जाने कहाँ से वो एक फटी पुरानी बहुत बुसीदा सी किताब उठा के ले आया। कहता, आज मेरे हाथ ऐसी किताब लगी है जिसमें चुड़ैल को कब्ज़ा करने का एक तरीका है। हम दोनों ने कहा, शायद तुम पागल हो चुके हो, अगर ऐसा करोगे तो जान से जाओगे। उसने कहा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला,
मैं तुम दोनों को चुड़ैल कब्जे में करके दिखाऊंगा। हम उसकी बातें सुन के हंस पड़े। मैंने कहा, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? क्या तुम किसी लड़की को चुड़ैल कह के मुखातिब कर रहे हो? ये तो बहुत बुरी बात है। उसने खफगी के आलम से मुझे देखा। उसने कहा, मुझे ऐसे वैसे कोई शौक़ नहीं है। मैं हकीकी तौर पे एक चुड़ैल को अपने कब्ज़े में करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे इल्म सीखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास बहुत सारी ताकत हो, जिसके ज़रिए मैं लोगों की हर बात और हर सवाल का फ़ौरन से पहले जवाब दे सकूँ। हम तीनों उस वक्त बैठे चाय पी रहे थे। मैंने अहमद की जानिब देखा। वो उस वक्त जवाद उस वक्त किताब की जानिब देख रहा था। मैंने हाथ के इशारे से कहा, शायद ये पागल हो चुका है, इसका दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। चलो यहाँ से उठते हैं, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। हमने उससे इजाज़त ली और वहाँ से चल पड़े। हमें कुछ दिन वो बिल्कुल वहाँ नज़र ना आया। तकरीबन वक्त गुज़रते गुज़रते अब इस बात को 2 से 3 हफ्ते हो चुके थे। हम परेशानी के आलम में एक दिन उसके घर हो लिए। घर गए तो पता चला कि वो तो कह के गया है, मैं चिल्ला लगाने जा रहा हूँ। हमने कहा, चिल्ला लगाने? हम ये सुन के काफ़ी हैरान हुए। था तो जिस तरह मैंने पहले बताया, वो इस तरह का इंसान ही था। वो मदरसे वगैरह में जाया करता था और उसने मदरसे में काफ़ी तालीम भी हासिल की थी। हमने भी सोचा शायद वाकई वो चिल्ला काटने गया हुआ हो। जिस तरह जमातें जाती हैं, लोगों को हमारे इस्लाम और दीन के बारे में तालीम देती हैं, जो लोग दीन से दूर हैं उनके लिए वो तबलीग का काम करते हैं और ये बहुत मेहनत का काम है। यकीनन ये अल्लाह के राह में बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। खैर, तकरीबन 1.5 महीने के बाद अचानक एक दिन वो नमूदार हुआ। वो अजीबोगरीब हालत में था। उसके बाल उड़े हुए थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। हम एक जगह बैठ के चाय पिया करते थे। इस वक्त तकरीबन रात के 12:30-1 का टाइम था। उन दिनों में लोग इतने ज़्यादा घरों से बाहर नहीं रहते थे, लेकिन हमारी गंदी आदतें, हम रात को एक जगह पे हमने ठिया ढूंढा हुआ था, वहाँ बैठ के चाय पिया करते थे। वो हमारे पास आके बैठ गया। हम उसकी हालत देख के शशदर रह गए। ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कहीं से चिल्ला काट के आया हो। ये वो वाला चिल्ला जिस तरह लोग जाते हैं और तबलीग करते हैं। हमें तो लग रहा था ये कोई दूसरा ही चिल्ला है जिसका उसने जिक्र किया था, यानी कि चुड़ैल का चिल्ला। उसने हमारी जानिब सकते के आलम में देखा। हम दोनों तकरीबन यक ज़ुबान होके बोले, आखिर तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? सब खैरियत तो है? क्या तुम्हें किसी ने ज़दोकोब किया है, मारा है? उसने नफ़ी में सर हिला दिया और जैसे वो आया था ऐसे उठ के अपने घर की जानिब चल दिया। हमने सोचा आखिर इससे क्या हुआ है। अहमद ने उसको 2-3 दफ़ा पीछे से आवाज़ मारी। वो अजीबो गरीब अंदाज में चल रहा था जिस तरह रोबोट चलते हैं, लेकिन वो ना रुका और बदस्तूर चलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। हम सुबह उसके घर गए तो हमें पता चला वो तो घर आए ही नहीं। हमने उसके वालिद साहब को बताया कि रात को वो हमें आके मिला था और उसकी हालत हमने कतई तौर पे ना बताई कि शायद वो सुन के परेशान ना हो। उन्होंने कहा, बेटा शायद तुम्हें गलतफहमी होगी। हमने कहा, वो हमारा बचपन का दोस्त है, भला ऐसा हो सकता है कि हमें उसको ना पहचान हो। खैर, उन्होंने कहा शायद दोबारा मदरसे वगैरह में चला गया हो, शायद आज कल में आ जाएगा। हमने उनकी बात सुनी और दोबारा अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। इस बात को 10 से 12 दिन हो चुके थे। अचानक हमें पता चला हमारे गांव का एक लड़का गायब हो गया है। आपको पता है, गांव देहातों में अमूमन लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो 16-17 साल का एक लड़का था और काफ़ी मेहनती लड़का था। पता चला अचानक वो खेतों में कहीं काम करने गया, उसके बाद उसका कोई पता न चला। अभी हफ्ता 10 दिन गुजरे ही थे, पता चला कि 2 और लड़के गायब हो गए हैं। अब सब लोग काफ़ी परेशान होना शुरू हो गए। सब हैरान थे, आखिर ये क्या माजरा है, आखिर ये लड़के जा कहाँ रहे हैं। कुछ को ये शक पड़ा कि खुदा न खास्ता कहीं नशों में न पड़ गए हों और दूसरे शहरों में न निकल गए हों। आपको पता है, नशा बहुत बड़ी लानत है और इसमें लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं। गांव के बड़े जब शाम को इकट्ठे बैठा करते थे तो अमूमन यही डिस्कस किया करते थे, शायद ये लड़के नशावर चीज़ों में लग गए हैं और अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करने यहाँ से भाग गए हैं। कुछ दिनों बाद पता चला 2-4 लड़के और गायब हो गए हैं। अब परेशानी बढ़ चुकी थी। सब ने सोचा कि इस बात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। आखिर 5-6 लड़के गायब हो गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़के अचानक गायब होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते करते गांव से तकरीबन 40 लड़के गायब हो चुके थे। गांव इतना बड़ा भी नहीं था और 40 लड़कों का गायब होना तकरीबन आधे
घरों के लड़के गायब हो चुके थे। सब इंतहाई परेशान थे। सब ने सोचा अब बस हो चुकी है, अब हमें पुलिस को इस बात की तहकीकात करने के बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। गांव के काफ़ी ज़्यादा लोग थाने में पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सारी रूहेदात बता दी। पुलिस ऑफिसर ये सुन के काफ़ी गुस्सा हुआ। उसने कहा, इतने लड़के गायब होने के बाद आपको होश आया है, आप लोग पहले कहाँ थे? गांव के एक बड़े इंसान बुजुर्ग ने बोला, बेटा ये तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप हर जगह पे अमन अमान कायम रखें और लोगों की हिफाजत करें। पुलिस ऑफिसर ने कहा, मोहतरम आप लोग जब तक हमारी मदद नहीं करेंगे हम कभी भी जराइम पेशा अनासर की सरकोबी नहीं कर पाएंगे। हर जगह तो पुलिस मौजूद नहीं होती। अगर आपके गांव से कुछ लड़के गायब हुए थे तो आपको चाहिए था पहले दिन ही आके हमें बताते। खैर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की और अपना काम करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद उनको कुछ सुराग मिले और पता चला कि इनमें से कुछ लड़कों की अमवात वाक़या हो चुकी हैं, जो कि गांव में कहराम मच गया। 11 लड़के अपनी जान से जा चुके थे और जिस बंदे को गिरफ्तार किया गया वो कोई और नहीं, हमारा दोस्त जवाद था। हमारे हवास बाख्ता हो चुके थे। आखिर जवाद इनके कत्ल में कैसे शामिल हो सकता है? जवाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हर तरफ एक अजीबोगरीब मायूसी, उदासी और गम फैला हुआ था। जवाद के घर वाले अलग परेशानी में थे। सब गांव वालों ने उनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। उन्होंने कहा, आखिर हमारा क्या कसूर है इसमें? हमें तो हमारा बेटा बता के गया था कि वो जमात के साथ चिल्ला लगाने जा रहा है, हमें क्या पता उसने ऐसा क्या किया है। हम दोनों इस बात की तह में लग गए। आखिर हमें हर हाल में पता करना है कि हुआ क्या है। एक दिन हम शाम को पुलिस थाने पहुंच गए और पुलिस ऑफिसर से कहा, ये हमारे बचपन का दोस्त है। हमने उनके हाथ पांव जोड़े, हमें एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए उससे मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। पुलिस वाला कोई नरम दिल इंसान था। उसने कहा, तुम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ आधा घंटा है, जाओ उससे मिल लो और कतई तौर पे गांव में जाके किसी को मत बताना कि हमने तुम्हें इजाज़त दी है। हम दोनों ने वादा किया और फ़ौरन उसके पास चले गए। वो वहाँ पे बैठा, उसका रंग स्याह माइल हुआ था। वो पहचानने में नहीं आ रहा था कि ये वाकई जवाद है। हमने जवाद को जब देखा तो हमारा दिल बैठ सा गया। जवाद अलहदा से एक जेल नुमा कमरे में कैद था। उसको इजाज़त नहीं थी कि जेल की सुलाखों से बाहर आके हमसे मिल सके। हमें वहाँ पे नीचे ही बैठने का कह दिया गया और पुलिस वाला जो एक सिपाही था थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया। हमने जवाद की जानिब बड़ी तकलीफ दे आंखों से देखा। जवाद, आखिर तुम किन कामों में पड़ चुके हो और तुमने क्या किया? जवाद गुस्से के आलम में हम दोनों की जानिब देखते हुए बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरा तुम दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ढीठ बन के वहाँ बैठे रहे। हमने उसकी मिन्नत समाजित की और आखिरकार वो हमारे पास आके बैठ गया। जवाद बोला, देखो मेरे से बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, मैं पछताता हूँ। मैंने वो कर दिया जिसके बाद अब शायद वापसी का रास्ता नहीं है। हमने पूछा, तुमने आखिर किया क्या है? तुम हमें A to Z सब कुछ बताओगे? तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, हमारे भाई हो, हम तुम्हें तकलीफ़ में नहीं दे सकते। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें बचा लें, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें सब कुछ सच से बताना पड़ेगा। जवाद ने कहा, तुम्हें याद है कि मैं एक दिन तुम लोगों के पास आया था, मेरे हाथ में एक किताब थी और मैंने कहा था मैं चुड़ैल का चिल्ला करना चाहता हूँ। हमें बिल्कुल वो बात याद थी। हमने कहा, हाँ हमें याद है। उसके बाद उसने कहा, मुझे एक बहुत पुरानी किताब मिली, उसमें कुछ ऐसे मंतर जंतर लिखे हुए थे जिसे करने के बाद चुड़ैल कब्ज़े में आ जाती थी। मैंने बहुत मेहनत के साथ एक पुराने मदरसे में जो बिल्कुल खाली हो चुका था, खस्ता हाल था, वो उस जगह का इंतखाब किया। रोज़ वहाँ जाता था और वहाँ जाके अजीबोगरीब जंतर मंतर किया करता था। 40 दिन के बाद चुड़ैल मेरे कब्ज़े में आ चुकी थी, लेकिन 40वें दिन उस किताब में एक शर्त लिखी थी, जब चुड़ैल कब्ज़े में आएगी उसकी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी। हमने हैरत ज़दा नज़रों से उसकी जानिब देखा और पूछा, आखिर वो शर्त क्या थी? वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर बोला। जब वो चुड़ैल रूनुमा हुई, अजीबोगरीब हालत थी, वो हवा में मुअल्लक थी, उसके लंबे लंबे बाल थे और उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई ना दे रहा था। हमने कहा, आगे बोलो। चुड़ैल ने कहा, आप मेरा हाथ थामे और आप मेरी एक बात मानेंगे, उसके बाद जो आप हुक्म करेंगे मैं आपकी सारी बातें पूरी करूंगी। मेरे पे जुनून सवार था। मैंने सोचे समझे बिना उसका हाथ थाम लिया। हाथ थामते ही
कमरे की खिड़कियां दरवाजे जैसे लरजना शुरू हो गए। मुझे कुछ होश ना रहा। उसने कहा, सबसे पहले तुम्हें इंसानियत से गिरना पड़ेगा और मेरे ग़ुलाम इकट्ठे करने पड़ेंगे। मैंने पूछा, कितने ग़ुलाम? उसने आगे से जवाब दिया, आपको 40 ग़ुलाम इकट्ठे करना पड़ेंगे। उसके बाद आप जो हुक्म करेंगे मैं आपके लिए सारे काम सर अंजाम दूंगी, और ये काम आपने 40 दिन में करना है। क्योंकि मेरे सर पे भूत और जुनून सवार था कि मैं लोगों पे कब्ज़ा करना चाहता हूँ, हर चीज़ का इल्म जानना चाहता हूँ, मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उसने मेरा हाथ फ़ौरन से छोड़ दिया। मुझे एक झटका सा लगा, लेकिन क्योंकि मैं हाँ कर चुका था अब वापसी का रास्ता नहीं था। उसने मेरा हाथ थामने पहले मुझे कहा था, अगर एक दफ़ा आपने हामी भर ली तो फिर वापसी का रास्ता ना होगा। मैंने कहा, हाँ तुम जो कहोगी मैं करूँगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी तमाम शर्तें पूरी करना पड़ेंगी। उसने फ़ौरन हाँ कर दी और मैंने भी हाँ कर दी। ये थी मेरी सबसे बड़ी गलती। उसके बाद वो बोला, मैंने अब ये उससे सवाल किया, आखिर मैं 40 ग़ुलाम कहाँ से लाऊं? चुड़ैल ने कहा, सरकार, मेरे हजूर, ये आपका काम है, आप अपने गांव से लाएं या दूसरी जगह से लाएं, लेकिन मुझे 20 साल से कम उम्र के और 20 साल से कुछ ज़्यादा उम्र के 40 मेरे ग़ुलाम चाहिए होंगे जो आप मेरी खिदमत में मामूर करेंगे। मैं उनसे क्या काम लूँगी, उनके साथ क्या करूँगी, इससे आपका कोई लेना देना ना होगा। मैं ये सुन के काफ़ी परेशान हुआ। मैं 40 लड़के आखिर लाऊं तो लाऊं कहाँ से? मेरे जहन में ख्याल आया, क्योंकि मेरे गांव में मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी और अभी मैं, सबको पता था, जमात के साथ चिल्ला लगाने गया हूँ। ये सुनने के बाद लोग मेरे ऊपर ज़्यादा भरोसा करना शुरू हो जाएंगे। मैं चुपके चुपके शाम के टाइम वहाँ आता, कुछ लड़कों को इकट्ठा करता और उन्हें तबलीग करना शुरू कर देता। वापस जाता तो मुझे ये एहसास भी ना होता कि मैं अपने दीन के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा हूँ। मैं इंसानियत से इतना गिर चुका हूँ कि मैं दीन के नाम के ऊपर लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। बातें तो मैं दीन वाली बताता था, लेकिन पीछे क्या मकरू चेहरा छुपा हुआ था ये बस अल्लाह को ही पता था या मुझे पता था। लेकिन मेरे अंदर से जैसे शर्म, हया सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मेरे अंदर खुदा का खौफ भी नहीं था कि मैं लोगों को शायद मौत के मुंह में धकेल रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया और 40 लड़के पूरे कर लिए। एक दिन जब मैं मदरसे में गया तो वहाँ पे मुझे 2-4 ढांचे पड़े हुए मिले। मैं देख के काफ़ी खौफज़दा हुआ। मैंने चुड़ैल को आवाज़ दी। मैंने कहा, आखिर ये तुमने क्या किया है, ये ढांचे कहाँ से आए हैं? वो फ़ौरन बोल पड़ी, आपको याद है मैंने आपसे वादा लिया था कि जब आप मेरे ग़ुलाम मेरे पास लेके आएंगे मैं उनके साथ जो मर्ज़ी करूं, आप उस पर कुछ नहीं कह सकेंगे। मैं ही सुन के खामोश हो गया, क्योंकि मैं बेबस था, मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैं जब अगले दिन गया तो 5 ढांचे और पड़े हुए थे। अगले दिन गया तो तकरीबन 11 ढांचे वहाँ पे पड़े हुए थे। वो ढांचे ऐसे थे जिस तरह सदियों पुराने ढांचे कब्रों से निकले हों। उनके ऊपर गोश्त का कोई नामो निशान नहीं था, न ही खून का कोई निशान था। ये पहली दफ़ा था जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि शायद मुझे लगता था मेरे अंदर एहसास की हिस्स मर चुकी थी, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी गलती का रह रह के एहसास हो रहा था। एक दिन मदरसे के दरवाजे का दरवाज़ा बजा। मैंने कहा, ये क्या, यहाँ पे कौन हो सकता है? फिर मैंने सोचा शायद कोई लड़का हो जिसने, जिनको मैं चुड़ैल के हवाले किया था, शायद कोई लड़का जान बचा के भागा हो। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, आगे पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस ने कहा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उन्होंने अपनी लाइटें चलाई, फ़ौरन अंदर दाखिल हो गए और उन्हें सामने ढांचे पड़े हुए मिले। हमने पूछा, पुलिस को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने कहा, शायद वो गांव में तफ्तीश कर रहे थे कि लोग यहाँ पे क्या कुछ करते हैं। जब उन्हें पता चला कि मैं 40 दिन के चिले पे गया था और अचानक वापस आया, वो मेरे घर भी गए। मेरे घर वालों ने तुम लोगों के बारे में बताया कि मैं एक रात तुम्हें मिला था, लेकिन अपने घर कभी ना लौटा। पुलिस को शक हुआ शायद मैं किसी मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस हूँ। उन्होंने मेरी तहकीक करना शुरू कर दी और एक दिन मुझे उन्होंने मदरसे में दाखिल होते हुए देखा। वो मुसलसल मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे इस बात का कतई तौर पे इल्म नहीं था। हैरान कुन बात यह थी कि मेरी ग़ुलाम चुड़ैल ने भी मुझे इस बारे में ना बताया था। शायद मैं उसको ये पूछना ही भूल गया था कि क्या मुझे कोई एहतियात भी करनी पड़ेगी। ये थी मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती कि मैं एहतियात के बारे में पूछना भूल गया था। आज मैं इस हाल में पहुंच चुका हूं, मुझे कोई भी सुकून नहीं है, मुझे रात दिन अजियत मिलती है।
मेरे जिस्म में जैसे अलाव जलते हैं। मैं चाहूँ भी तो कुछ नहीं कर सकता। मैं रोता रहता हूँ, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता, ना ही मेरे से सोया जाता है। कभी कभार मुझे वो उठा के दीवारों में मारती है। मेरे जिस्म पे जगह जगह पे ज़ख्म के निशान बने हुए हैं। उसने अपने बाजू से अपनी जब ऊपर किया कपड़ा तो हम देख के पीछे हट गए। उसके बाजू पे लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। कई जगह से तो गोश्त को भी उधेड़ दिया गया था। हम ये देख के काफ़ी परेशान हुए। पीछे से पुलिस वाला बोला, तुम्हारी मुलाकात का टाइम ख़त्म हो चुका है, उठो और अपने घर जाओ। हमने उसकी जानिब देखते हुए कहा, बस 2 मिनट और दे दीजिए। वो चुप करके खड़ा हो गया और अपनी जगह वापस चला गया। हमने यकजुबान होकर बोला, अब इसका क्या अंजाम है? उसने कहा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। शायद मौत मेरा इंतज़ार कर रही है, लेकिन एक भयानक मौत। मैंने जो गंदे काम किए हैं मुझे इनकी सज़ा मिलने वाली है। मेरी वजह से सिर्फ 11 लड़के ही मौत का शिकार नहीं हुए, 11 घर उजड़ गए हैं और पूरा गांव बेसुकून हो चुका है। हम वापस आए तो गांव की फ़िज़ा बहुत अफसरदा थी। उन 11 ढांचों को इकट्ठा किया गया, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उन्हें कब्र में दफना दिया गया। हर आंख अश्कबार थी। बाकी जो 29 लड़के थे वो बदस्तूर गायब थे। पुलिस बार बार वे उससे तफ्तीश कर रही थी कि बताओ बाकी 29 लड़के कहाँ हैं। उसने तंग आके तब पुलिस को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया कि मैंने यूं चिल्ला किया है। पुलिस जगह जगह छापे मार रही थी और एक दिन अचानक उन्हें एक तहखाने से चीखों पुकार की आवाज़ें आईं। वो तहखाना अजीबोगरीब जगह पे बना हुआ था। एक पुरानी इमारत थी जहाँ पे लोगों का गुजरना भी नहीं होता था। जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो 29 लड़के वहाँ पे कसम पुरसी की हालत में पड़े हुए थे। उनकी जिस्म से हड्डियाँ नमूदार हो रही थीं, जैसे एक अरसे से भूखे रह रहे हों। पुलिस वालों ने उन्हें वहाँ से रिकवर किया और बाहिफाजत उनके घरों तक पहुँचा दिया। अदालत में केस चला और मेरे दोस्त को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। वो इसलिए कि मेरे दोस्त के घर वालों ने सब गांव वालों के पास जाके उनके पांव पकड़े कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 11 बच्चे तो जा चुके, लेकिन खुदारा बारवा न भेजे। हम नहीं चाहते कि यह आज़ाद हो, लेकिन इसकी सज़ा ऐसी हो कि ये जीता रहे। इसको इसके हाल पे छोड़ दो, इसके ज़मीर के हवाले कर दो, ताकि सारी ज़िंदगी अंदर ही जलता रहे। उसकी सज़ा उम्र कैद की ऐसी थी कि उसको 70 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। हम सब तजस्सुस से नाना जान की जानिब देख रहे थे। उम्र कैद की सज़ा तो 12 या 24 साल होती है। नाना जान ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके वालिद खुद पुलिस और जज साहब के पास पेश हुए और इस्तदा की कि मेरे इस बेटे को कभी भी बाहर की हवा नसीब ना हो। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, ये सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता रहे। इसने जो जराइम किए हैं, मैं चाहता हूँ ये जब तक ज़िंदा रहे अपने ज़मीर की आवाज़ इसको मारती रहे। खैर, अंदर उसका बहुत अरसा रूहानी इलाज चलता रहा। बाद अज़ा हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा नमाजी परहेज़ी हो गया, हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करता रहता था। शायद किसी न किसी तरह उस चुड़ैल के पंजे से उसकी जान छूट चुकी थी, लेकिन जो उसने जुल्म किया था, अब सारी ज़िंदगी उसने वहीं पर रहना था। तकरीबन 22-25 साल जेल में गुजारने के बाद हमें एक दिन अफसोसनाक खबर मिली कि हमारा दोस्त अंदर ही वफ़ात पा चुका है। हम दोनों काफ़ी अफसरदा थे। हमारी एक अरसे से उससे मुलाकात ना हुई थी। हमारे घर वालों ने सख्ती से मना कर दिया था कि दोबारा कभी उससे मिलने न जाना, और हम कभी ज़िद करके चले भी जाते या छुप छुपा के चले भी जाते तो आगे हमें मिलने न दिया जाता। इन 22-25 सालों में शायद हम 2 से 3 दफ़ा उससे मिले थे। हम जब भी उससे मिलते वो हमारे सामने बैठ के ज़ारो कतार होता रहता, कोई लफ्ज़ न कहता। हम जेल की दूसरी जानिब बैठ के ज़ारो कतार होते रहते, क्यों हमारा पुराना दोस्त था, लेकिन जो उसने गलती की थी शायद वो सज़ा का मुस्तहिक भी था। ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपका तामुन का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।